हेलो। चैप्टर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रेशन। हम कर रहे थे ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स। ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स में हमने पहला प्रिंसिपल्स किया था प्रोग्रेशन, दूसरा है स्पेसिफिसिटी। ठीक है, स्पेसिफिसिटी को समझने के लिए एक टर्म है, उसको समझना पड़ेगा, जिसका है मतलब है सेट। सेट का मतलब होता है स्पेसिफिक अडेप्टेशन टू इंक्रीज डिमांड। ठीक है, इसके भी दो एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, पहले एक को समझ लेते हैं। पहला है ट्रेनिंग एप्रोप्रिएट मसल्स। ठीक है, यानी कि किन की ट्रेनिंग करना? एप्रोप्रिएट मसल्स के लिए। इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज अगर आपके पास एक क्लाइंट है, वो क्या करता है? वो करता है रोप क्लाइंबिंग। ठीक है, अब आपको उसको ट्रेन करना है, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा रोप क्लाइंबर का काम क्या होता है, वो कौन कौन सी मसल्स को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, अगर आप मसल समझ जाओगे और मूवमेंट समझ जाओगे तो आप उसको आराम से एक्सरसाइज करा सकते हो। ठीक है, तो देख लेते हैं। रोप क्लाइंबर है आपके पास। अब देखो, रोप क्लाइंबर का काम क्या होता है? रोप क्लाइंबर का काम होता है क्लाइंब करना। ठीक है, उसको रेजिस्टेंस किससे मिलेगी? उसको रेजिस्टेंस मिलेगी अपनी बॉडी वेट से और ग्रेविटी से। ठीक है, और उसको क्या करना होता है? उसको रेजिस्टेंस के अगेंस्ट अपनी बॉडी वेट को, ग्रेविटी से भी रेजिस्टेंस मिल रही है, अपने बॉडी वेट को क्या करना? पुल करना है। तो सोचो उसकी कौन सी मूवमेंट होगी? सारी की सारी पुल मूवमेंट्स होंगी, है ना। अब पुल मूवमेंट्स के लिए देखो कौन कौन सी मसल्स रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी ऐसी मसल्स हैं जो पुल मूवमेंट्स कराती है। ठीक है, अगर हम कोई भी चीज पुल करते हैं तो देखेंगे कि हमारी पुल करने में कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व है। सबसे पहले है आपकी लेट्स, यानी कि लेटिसिमस डोर्साई। ठीक है, दूसरा हो गया कौन सा? लेटिसिमस डोर्साई के साथ एक और मसल चलती है जिसे बोलते हैं टेरिस मेजर। ठीक है, तीसरी मसल्स हो गई आपकी बाइसेप्स। ठीक है, बाइसेप्स क्या करती है? वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और चौथी है फोरआर्म फ्लेक्सस। ठीक है, फोरआर्म फ्लेक्सस भी क्या करती है? हेल्प करती है पुल मूवमेंट करने में। तो आपको समझ आ गया कि अब देखो, आपको ये तो पता लग गया कि मूवमेंट कौन सी है, कौन सी मसल इन्वॉल्व है। अब आपको देखना है कौन सी एक्सरसाइज करानी होती है। तो देखो, हम क्या करते हैं जनरली पुल मूवमेंट्स के लिए? क्या क्या करते हैं? हम चिनअप्स करते हैं। ठीक है, लेग पुल डाउन की मूवमेंट्स करते हैं और रोइंग की एक्सरसाइजेस करते हैं। रोइंग में जैसे आप कर सकते हैं सीटेड रोइंग कर सकते हैं, बेंट ओवर रोइंग कर सकते हैं, डंबल रोइंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि इसको कैसे ट्रेन कराना है। आपको ये समझ आ गया कि उसको, उसकी मूवमेंट क्या है, कौन सी मसल इन्वॉल्व है और कौन सी एक्सरसाइज करानी है। ठीक है, ये चीज समझ आ गया, बहुत आसान है। ठीक है, अब दूसरी चीज, एक चीज और है। आपको ये तो पता लग गया कि उससे पुल मूवमेंट करानी है। दूसरा ये है, अगर सोचो अगर आप उससे पुल मूवमेंट कराएंगे तो क्या होगा? उससे एक मसल, जैसे बोलते हैं ना, असिमेट्री क्रिएट होगी, यानी कि मसल इंबैलेंसेस क्रिएट होगा। कैसे? जब आप सारी की सारी पुल मूवमेंट्स कराएंगे उसे, तो क्या होगा? पुल मूवमेंट तो हो जाएगी, लेकिन साथ में जो अपोजिंग मसल्स है, यानी कि जो पुश मूवमेंट कराती है, ठीक है, वो क्या होगी? कंपैरेटिवली वीक हो जाएंगी, है ना। तो आपको ये ध्यान में रखना है, अगर एक मसल बैलेंस, मसल डेवलपमेंट को ध्यान में रखना है और ओवर यूज इंजरी से बचने के लिए और मसल इंबैलेंस ना क्रिएट हो, तो क्या करना पड़ेगा आपको? साथ में अपोजिट ग्रुप की मसल्स, यानी कि पुल का अपोजिट क्या होता है? पुश। अब देखना पड़ेगा पुश में कौन कौन सी एक्सरसाइजेस होती है, कौन कौन सी मसल इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले आपको पता है जो भी पुश मूवमेंट होती है हमारी, उसमें कौन सी मसल इन्वॉल्व होती है? सबसे पहले आपकी चेस्ट की मसल, जिसे पैक मेजर बोलते हैं। दूसरे डेल्टॉइड, तीसरे हो गए आपके ट्राइसेप्स और चौथे हो गए आपके फोरआर्म एक्सटेंसर्स। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको साथ में पुल मूवमेंट के अलावा आपको पुश मूवमेंट की कुछ एक्सरसाइज भी करानी पड़ेगी, जो क्या करेगी? जो कि मसल इंबैलेंस को होने से बचाएगी या एक मसल सिमेट्री क्रिएट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है, हमने किया ट्रेनिंग एप्रोप्रिएट मसल्स। ट्रेनिंग एप्रोप्रिएट मसल्स में हमने रोर का एग्जांपल लिया था। ठीक है, दूसरा प्रोटोकॉल है इसमें यूजिंग एप्रोप्रिएट रेजिस्टेंस एंड रेपिटेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक शॉर्ट पुटर है आपके पास, एक क्लाइंट। देखो, शॉर्ट पुटर क्या है? शॉर्ट पुटर का फोकस क्या होगा? शॉर्ट पुटर का फोकस होगा मसल स्ट्रेंथ को बिल्ड करना। ठीक है, जब आप मसल स्ट्रेंथ को बिल्ड करेंगे तो उसके लिए ट्रेनिंग कैसी होगी? उसकी ट्रेनिंग इस तरह से होगी। लोड कैसे होगा? लोड होगा, हैवी लोड होगा,
जब आपके पास हैवी लोड होगा या जब आप कभी भी हैवी लोड से ट्रेन करते हैं तो क्या होगा, आपके नंबर ऑफ रेपिटेशन कम हो जाएंगे। ठीक है, तो हैवी लोड के साथ में क्या होगा, रेपिटेशन कम हो जाएंगे। ठीक है, तीसरी चीज है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर क्या होगा, आपको एनर्जी सिस्टम को भी क्या करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा। सोचो आपको कम रेपिटेशन में यानी कि बहुत ज्यादा मस्कुलर स्ट्रेंथ की जरूरत होगी। ठीक है, तो आप कौन सा एनर्जी सिस्टम इस्तेमाल करेंगे, यहां पर आपको एनर्जी सिस्टम ये जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा वो कौन करेगा, वो करेगा क्रेटीन फॉस्फेट। ठीक है, एनर्जी सिस्टम वाले चैप्टर्स में मैंने बहुत आसानी से बता रखा है, बहुत ही आसान है। ठीक है, आप एक बार जाके देख सकते हैं क्रेटीन फॉस्फेट क्या होता है। तो मैंने बताया शॉर्ट पुटर है, शॉर्ट पुटर का फोकस क्या होगा, मसल स्ट्रेंथ को डेवलप करना। ठीक है, जब वो मसल स्ट्रेंथ को डेवलप करने जाएगा तो उसकी ट्रेनिंग कैसी होगी, उसकी ट्रेनिंग होगी हैवी लोड्स के साथ में या हैवी रेजिस्टेंस के साथ में। जब वो हैवी रेजिस्टेंस करेगा तो सोचो उसको रेपिटेशन क्या होंगे, नंबर ऑफ रेपिटेशन उसके कम हो जाएंगे। ठीक है, और साथ में उसको जो एनर्जी मिलेगी वो मिलेगी क्रेटीन फॉस्फेट से। ठीक है, क्योंकि क्रेटीन फॉस्फेट से क्या होता है, क्रेटीन फॉस्फेट जो होता है आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। ठीक है, और आप हैवी वेट लोड लिफ्ट कर सकते हैं उससे। दूसरा एग्जांपल है एक रोवर का। रोवर का काम, रोवर का देखो, रोवर का फोकस क्या होगा, रोवर का फोकस होता है मस्कुलर इंड्योरेंस को बिल्ड करना। ठीक है, जब मस्कुलर इंड्योरेंस को बिल्ड करेगा तो उसके पास लोड या रेजिस्टेंस कैसा होगा, मॉडरेट लेवल पे होगा। ठीक है, ना ज्यादा बहुत ज्यादा हैवी होगा ना बहुत लाइट होगा। जब मॉडरेट वेट, मॉडरेट उसका वो होगा लोड, तो नंबर ऑफ रेपिटेशन क्या होंगे, ज्यादा हो जाएंगे। देखो सिंपल सी चीज है, जब आपके पास हैवी लोड होगा, हैवी रेजिस्टेंस होगा तो नंबर ऑफ रेपिटेशन कम होंगे ही होंगे। ठीक है, जब आपके पास लाइट वेट होगा, मॉडरेट वेट होगा तो आपके नंबर ऑफ रेपिटेशन बढ़ जाएंगे। सिंपल सी चीज है। तो मैंने बताया रोवर का फोकस क्या होगा, मसल इंड्योरेंस को बिल्ड करना। ट्रेनिंग कैसे करेगा, मॉडरेट लोड के साथ में। जब मॉडरेट लोड होगा तो नंबर ऑफ रेपिटेशन क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। और इसको जो एनर्जी मिलेगी वो मिलेगी एनारोबिक ग्लाइकोलाइटिक एनर्जी सिस्टम से। ठीक है, ट्रेनिंग प्रिंसिपल में हमने किया प्रोग्रेशन, स्पेसिफिसिटी, और तीसरा प्रिंसिपल है ओवरलोड। ठीक है, ओवरलोड का मतलब यहां पर इसमें प्रोग्रेसिवली हैवियर ट्रेनिंग लोड है। ठीक है, क्या है ओवरलोड का मतलब, ओवरलोड का मतलब है प्रोग्रेसिवली हैवियर ट्रेनिंग लोड। ठीक है, एक जर्नल गाइडलाइंस है किनके लिए, जो लोग इंक्रीज करना चाहते हैं रेजिस्टेंस या रेपिटेशन। ठीक है, उसमें इंक्रीमेंट देना है 5% हर बार। एग्जांपल समझ लेते हैं। एक क्लाइंट है जो ट्रेनिंग कर रहा है, कोई भी एक्सरसाइज है उसमें उसके 4 से 8 रेपिटेशन हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा उसे, इसमें ओवरलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसे, सबसे पहले अपने नंबर ऑफ रेपिटेशन को 5% बढ़ाना है। 5% बढ़ाने का मतलब है वो सबसे पहले अगर वो 4 से 8 रेपिटेशन कर रहा है किसी भी एक्सरसाइज की, ठीक है, तो सबसे पहले इसमें 5% इंक्रीमेंट किसमें आएगा, नंबर ऑफ रेपिटेशन में। यानी कि नंबर ऑफ रेपिटेशन कितने हो जाएंगे इसके, कम से कम 8 से 10 के आसपास। ठीक है, ये क्या हो गया, ये इसका ओवरलोड हो गया जिसे हम कह रहे हैं प्रोग्रेसिवली हैवियर ट्रेनिंग लोड्स। ठीक है, कोई क्लाइंट 4 से 8 रेपिटेशन कर रहा है, उसमें 5% इंक्रीमेंट देंगे तो लगभग कितना हो गया, लगभग वो हो जाएगा 8 से 10 रेपिटेशन के आसपास में। ठीक है, अगर एक क्लाइंट, दूसरा क्लाइंट है वो किसी भी एक्सरसाइज की रेपिटेशन कर रहा है 12 से 16। ठीक है, और इसका जो वेट है वो इंक्रीज करेंगे कब, जब ये 15, ठीक है, इसका वेट इंक्रीज करेंगे 5%। ठीक है, सपोज अगर वो डंबल कर्ल कर रहा है, डंबल कर्ल में उसके पास 10 किलो का वेट है, 10 किलो का लोड है, और उसके 12 से 16 रेपिटेशन कर पा रहा है, तो कितना बनाना पड़ेगा उसको ऐड ऑन करना पड़ेगा 5% इंक्रीमेंट, यानी कि लगभग जो लोड होगा उसको 5% और बढ़ा देंगे। ठीक है, एक बार दोबारा समझ लेते हैं। मैंने बताया एक जर्नल गाइडलाइंस है, जर्नल गाइडलाइंस में ये होगा, इसमें रेजिस्टेंस और रेपिटेशन में कितना 5% इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, पहले उसके नंबर ऑफ रेपिटेशन बढ़ेंगे। ठीक है, अगर सपोज कोई क्लाइंट 4 से 8 रेपिटेशन लगा रहा है तो सबसे पहले उसके नंबर ऑफ रेपिटेशन कहां तक जाने चाहिए, 8 से 10 रेपिटेशन कंप्लीट कर ले, या मैक्स टू मैक्स 15 रेपिटेशन कंप्लीट कर ले।
फिर जब वो 15 रेपिटेशन कंप्लीट कर लेगा तो क्या करना है, जो उसका लोड होगा या जो रेजिस्टेंस होगी उसे 5% से इंक्रीमेंट कर देना है। सपोज 10 किलो का है तो 10 किलो का जो 5% होगा उसको ऐड, उसका जो वेट लोड होगा वो 5% और बढ़ जाएगा। फिर उसके नंबर ऑफ रेपिटेशन कितने होंगे, वो 10 से 12 के बीच में होने चाहिए। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपके नंबर ऑफ रेपिटेशन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ रेपिटेशन 10 से 15 की तरफ जाएंगे, जब 15 आ जाएंगे तो उसके बाद लोड में 5% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, जब 5% का इंक्रीमेंट हो जाएगा तो क्या होगा, उसका जो नंबर ऑफ रेपिटेशन होंगे वो क्या होंगे, वो डिक्रीज हो जाएंगे, 15 से कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। फिर थर्ड टाइम भी क्या होगा, उसके नंबर ऑफ रेपिटेशन सेम लोड के साथ में 10 से 15 जाएंगे। ठीक है, 15 हो गए तो फिर दोबारा 5% फिर दोबारा इंक्रीमेंट हो जाएगा, किसमें, वेट लोड में या रेजिस्टेंस में। इस तरह से इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, जिसे बोलते हैं प्रोग्रेसिवली, यानी कि इस तरह से प्रोग्रेशन करना है। ठीक है,